मित्रों नमस्कार। स्वागत है आपका आईएएस प्रेप में। मैं अभिषेक चौहान और आज आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं लखनऊ की वास्तुकला, विशेषकर नवाबों के संदर्भ में। ठीक है, लखनऊ की वास्तुकला में जब समग्र रूप से सोचेंगे सब से या उस पर विचार करेंगे तो उसमें प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल तक का पूरी वास्तुकला परिचर्चा में आ जाएगी। ठीक है, और इतना बड़ा क्वेश्चन आयोग आपसे पूछने वाला नहीं है। ठीक, तो इसे हम टुकड़ों में बांटकर करते हैं और आज शुरू करते हैं हम नवाबों के अधीन वास्तुकला लखनऊ के। ठीक है, लखनऊ की वास्तुकला। ठीक है, साथ ही कुछ कॉन्स्टेंट्स जो मैंने अभी बताया डेवलप कर लेते हैं। वो कॉन्स्टेंट्स है आपके नवाबों के अधीन। नवाबों के अधीन। ठीक, जैसा कि आपको पता है, ठीक है, कि लखनऊ उत्तर भारत की सांस्कृतिक राजधानी नवाबों के समय में बन गया था। ठीक है, और इन नवाबों की राजनीतिक उपलब्धियां भले ही कम रही हों, लेकिन कला और संस्कृति की दृष्टि से इन लोगों का जो योगदान है वो वास्तव में अविस्मरणीय है। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। और इसमें जिन कला के जिन क्षेत्रों में सर्वाधिक कार्य हुआ वो थे आपके स्थापत्य। ठीक है, कला के बहुत से फॉर्म है, उसमें स्थापत्य के क्षेत्र में उन्होंने बहुत कार्य किया। संगीत, ठीक, संगीत, नृत्य, ठीक, और वाद्य यंत्रों जो वादन। ठीक है, इसके अंतर्गत वाद्य यंत्र आ जाते हैं। ठीक, तो इन क्षेत्रों में लखनऊ के नवाबों का जो योगदान रहा है वो बड़ा महत्वपूर्ण रहा है। इससे पहले हमने संगीत, नृत्य, इन सब पे चर्चा कर ली है। ठीक है, कथक घराना लखनऊ घराने का ही एक उपघराना मान लीजिए, लखनऊ घराने का ही प्रोडक्ट था। नवाब वाजिद अली के समय लखनऊ घराने की स्थापना होती है। कथक और ठुमरी अपने चरम पे पहुंच जाते हैं, ऐसे चरम पे कि देश के अन्य भागों में भी इसे एक मानक के रूप में स्वीकार किया गया। ठीक है, तो अब यहाँ हमारा विषय चूंकि वास्तुकला से संबंधित है तो हम स्थापत्य को लेकर चल रहे हैं। वास्तुकला का मतलब ही है कि ये भवन निर्माण से संबंधित है। ठीक है, और लखनऊ में जो भी ऐसे भवन निर्माण, बाग बगीचे, ठीक है, इमामबाड़े, मस्जिदें, ठीक है, बहुत सारे परिसर, ठीक है, ये जो कुछ भी आपके यहाँ दरवाजे, ठीक है, जो कुछ भी आपका ये ऐसी संरचनाएं हैं, ठीक है, वो सब किस में आ जाती है आपकी वास्तुकला या स्थापत्य में। भवन, ठीक है, बाग, द्वार जैसे रूमी द्वार आपका, ठीक है, बाड़ा, इमाम बाड़ा आपने सुना ही होगा, परिसर, ठीक है, ये सब आपका क्या आ जाता है वास्तुकला के अंतर्गत ही आ जाता है। और भी सब कुछ बहुत है, छतरियां वतरियां सब इसमें आएंगे। तो अब शुरू करते हैं हम। ठीक है, लखनऊ वास्तुकला की विशेषताएं। लखनऊ वर्ड यूज नहीं करते, वास्तुकला करते थे क्योंकि नवाबों के अधीन कर रहे हैं एक पर्टिकुलर क्षेत्र। ठीक है, तो वास्तुकला की कुछ सामान्य विशेषताएं। वास्तुकला की सामान्य विशेषताएं, सामान्य इसलिए क्योंकि भवन से भवन के बीच कई विभिन्नताएं भी पाई जा रही थी। ठीक है, तो यहाँ पर हम सामान्य विशेषताओं की चर्चा करेंगे।
पहली विशेषता, जो भी ये लोग द्वार बनवा रहे थे उसमें क्या, मछली का अंकन, ठीक है, मछली का अंकन। ये लगभग हर नवाब वास्तु जो भी वास्तु संरचना थी उसमें पाया जा रहा था, ठीक है। इसका उद्देश्य था एक तो सजावट, और दूसरा इसे समृद्ध आदर्श के रूप में भी माना जा रहा था। साथ ही आप देखेंगे कि जो उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह है, ठीक, उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह आपको बनाना आना चाहिए। हिंदी के पेपर में डेमी ऑफिशियल लेटर जब आप लिखते हैं, अर्ध सरकारी पत्र, तो वहां पर आपको एक सील बनानी होती है। आप बनाते कि नहीं, लेकिन अगर बना लेते हैं तो ज़्यादा अच्छा होता है, ठीक है। ऐसी सील बनानी पड़ती है आपको। इसमें 2 मछलियों का अंकन है, ठीक है, 2 मछलियों का अंकन है और ये तीर लगा हुआ, ठीक है, ऐसा कुछ है। ये आपका लिया कहाँ से गया था, ये नवाबों का राजकीय चिन्ह था, ठीक है। और जब अवध ने अपनी स्वतंत्रता घोषित की मुगल साम्राज्य से, तो राजकीय चिन्ह जो उनके झंडे पर लगा होता था, जो भी स्मारक उनमें बना होता था, तो उसमें मछली विशेष रूप से अंकित की जाती थी। और यहीं से 1950 में जब भारत की आज़ादी के बाद उत्तर प्रदेश अपना राजकीय चिन्ह चुनता है, तो उसमें से मछलियां जो है वो नवाबों के ही राजकीय चिन्ह से ग्रहण करता है, ठीक है। और इसमें जो धनुष है ये भगवान राम का प्रतीक है, और ये जो आपकी लहरदार स्थितियां ये है आपकी गंगा यमुना और ये संगम वाली स्थिति है, ठीक है। तो आप राजकीय चिन्ह आपको बनाना भी आना चाहिए। तो इस राजकीय चिन्ह का जो मूल स्रोत है वो है आपका नवाब के अधीन राजकीय चिन्ह, ठीक है। तो मछली का अंकन आपको नवाब वास्तुकला में हर जगह दिखता है। गुंबद, जो भी संरचना देखेंगे आप उसमें गुंबद जरूर दिखेगा, ठीक है। गुंबद से ढका हुआ हाल, दोनों को एक साथ, गुंबद से ढका हुआ हाल, एक विशेषता ये हो गई, ठीक है। बारादरी, आप लखनऊ में बारादरी बहुत सुनते हैं, बारादार, ठीक है। इसका क्या, बारादार या बारादरी, ठीक है। यह भी लखनऊ की महत्वपूर्ण संरचना है। और इसका तात्पर्य क्या होता है, 12 द्वारों वाला मंडप या भवन, ठीक है, ऐसा मंडप जिसमें 12 द्वार हो, दरवाजे हैं। तो ये हो गया लखनऊ की बारादरी, लाल बारादरी, सफेद बारादरी, कई है लखनऊ में, ठीक है। अगली विशेषता, तहखाना, जो भी भवन निर्मित उसमें तहखाने जरूर बनते थे, ठीक है। तहखाने लगभग इनकी सब जितनी भी महत्वपूर्ण बिल्डिंग्स है उनमें सब में तहखाने पाए गए। गुंबद हो गए, छतरियां, ठीक है, छतरियां, छतर मंजिल जो आपका भवन है वो तो पूरा छतरियों से ही, छतरियों की वजह से ही प्रसिद्ध है। बाकी अन्य भवनों में भी छतरियां पाई जाती रही, ठीक है। और एक विशेषता देख लेते हैं, बार बार आप पढ़ेंगे विशेषताओं में, लखौरी ईंटों का प्रयोग, लखौरी ईंटें, ठीक है। लखौरी ईंटें क्या होती थी, लखौरी ईंटें आपकी लाल रंग की, ये लखौरी शब्द आपका ललखर से आया है, ठीक है, लखनऊ से नहीं है, लाल से, लाल पतली, ठीक है। और क्या विशेषता थी, पकी मिट्टी की, ठीक है, पकी मिट्टी की ईंटें थी। और ये प्रचलन में सबसे ज्यादा शाहजहां के द्वारा लाई गई थी। शाहजहां ने अपनी सब बिल्डिंग्स में इनका इस्तेमाल करवाया। वहां से लखनऊ के नवाबों ने प्रेरणा ली और इन ईंटों का अपने हर भवन में लगभग प्रयोग किया, ठीक है। अगला
गारा, गारा एक विशेष प्रकार का संयोजक पदार्थ था इनके। और लखनऊ की जितनी भी बिल्डिंग्स हैं उनमें खास प्रकार के गारे का इस्तेमाल हुआ, वो था आपका चूना, बादामी या गुलाबी चूना। बादामी चूने से जोड़े जाते थे ईंटें, बादामी चूने या गुलाबी गुलाबी चूने, ठीक। साथ इनमें एक चीज और पाई जाती थी, उड़द की दाल को मिक्स किया जाता था। किसकी? उड़द, उड़द की दाल। इनसे निर्मित गारा, इसका प्रयोग दिखता है, ठीक है। लोहे और लकड़ी का प्रयोग नवाबों के भवनों में कम दिखता है, जिसकी वजह से बहुत सारे विद्वान इसे काफी पर्यावरण अनुकूल विशेषताओं से युक्त मानते हैं। तो नवाबों की वास्तुकला में क्या है कि ये पर्यावरण के अनुकूल भवन है, ठीक। अब ये होगी सामान्य विशेषताएं। तो हम हर भवन में बार बार विशेषताओं की चर्चा नहीं करेंगे, एक बार हमने चर्चा कर ली। हाँ, जिनमें कुछ कुछ अलग है इनसे, उस पर ही हम केवल चर्चा करेंगे, ठीक है। चलिए, इमामबाड़ा। हाँ, अब एक एक करके हम जो महत्वपूर्ण वास्तुकला संरचनाएं हैं उन पर चर्चा करते हैं। तो लखनऊ की जो सबसे प्रसिद्ध संरचना जिसकी सबसे ज्यादा चर्चा होती है वो है इमामबाड़ा, ठीक है। इमामबाड़ा, इमामबाड़ा वास्तव में सफदर जंग के समय से सफदर जंग के समय ही पहली बार निर्मित हुए, ठीक है। 1745 में मिर्जा अबू तालिब खानी, ठीक है, इसका वास्तुकार था नवाब सफदर जंग, उसके शासनकाल में ये बनवाया गया था। हालांकि उस जो प्राचीन इमामबाड़ा है उपलब्ध नहीं है। तो अब जो जहाँ से हमारी चर्चा शुरू होगी वो है, जो उपलब्ध है इस समय, वो है बड़ा इमामबाड़ा, बड़ा इमामबाड़ा। बड़ा इमामबाड़ा आसफुद्दौला नवाब, जो लखनऊ का पहला नवाब था, ठीक है। अवध के नवाब और लखनऊ के नवाब, इसमें अंतर आपको पता होना चाहिए। फैजाबाद परंपरा के 3 नवाब थे, आपको पता है, सादत खां बुरहान उल मुल्क, दूसरा आपका सफदरजंग और तीसरा सुजाउद्दौला। लेकिन आसफुद्दौला के समय से राजधानी आपकी लखनऊ हो जाती है और इसके अधीन आर्ट एंड कल्चर में, स्थापत्य के क्षेत्र में जो सबसे महत्वपूर्ण निर्माण होता है वो होता है बड़ा इमामबाड़ा और रूमी दरवाजा। तो बड़ा इमामबाड़ा पर हम चर्चा शुरू करते हैं। किसके समय बना? आसफुद्दौला के समय में। आशफ उद दौला, ये नवाब था लखनऊ का और इसने बड़ा इमामबाड़ा का निर्माण करवाया, ठीक। इस इमामबाड़ा के निर्माण के पीछे जो उद्देश्य था वो था अकाल राहत, अकाल राहत परियोजना, ठीक है। अकाल राहत, दरअसल भारत में आसफुद्दौला के समय पूरे भारत में अकाल की स्थिति थी और लखनऊ भी उससे नहीं बच सका। 1784 में अकाल से राहत देने के लिए, लोगों को रोजगार देने के लिए, ठीक है, अकाल से राहत देने के लिए जो तरीका अपनाया गया वो क्या था कि लोगों को रोजगार दिया जाए। तो रोजगार मिल सके इसके लिए निर्माण कार्य शुरू किया गया और उसके तहत बड़ा इमामबाड़ा पहली ऐसी बिल्डिंग थी जो शुरू हुई बनना, ठीक है। कब? 1784 में। 1784 में अकाल राहत परियोजना के तहत इसका निर्माण शुरू किया गया, ठीक है। और चूंकि आसफुद्दौला ने इसे बनाया था इसीलिए इसका एक नाम क्या मिलता है? आसफी इमामबाड़ा। अगर आपसे आसफी इमामबाड़ा पूछे तो आप कंफ्यूज मत होइए, बड़े इमामबाड़ा को ही बोलते हैं आसफी इमामबाड़ा, ठीक है। बड़ा इमामबाड़ा एक विशाल परिसर है, ठीक है। इसके अंदर कई ऐसी संरचनाएं हैं जो अपने आप में खुद महत्वपूर्ण है, ठीक है। जैसे इसके अंतर्गत जो संरचना है वो है आपका सेंट्रल हॉल। सब पर एक एक करके हम चर्चा करेंगे। सेंट्रल हॉल,
दूसरी संरचना है जो इससे जुड़ी, वो है आपकी भूल भुलैया। ठीक है। तीसरी है कि बहते हुए जल के साथ बावड़ी, ये उनका शाही स्नानागार था, हम्माम बोलते हैं इसको, बावड़ी। आसफुद्दौला की कब्र, ठीक है। ये महत्वपूर्ण संरचनाएं थी जो आपके बड़े इमामबाड़े में पाई जाती हैं। ठीक है, एक एक करके हम इनका अध्ययन कर लेते हैं। तो पहली है आपकी सेंट्रल हॉल। सेंट्रल हॉल, ठीक है। लखनऊ जब जाते हैं आप, इमामबाड़े का को विजिट करते हैं, तो आप सेंट्रल हॉल जरूर जाते हैं, क्योंकि इसकी कुछ विशिष्टताएं ऐसी हैं जो आदमी को वास्तव में सोचने के लिए मजबूर कर देती हैं कि किस तरह की संरचनाओं का निर्माण करने में उस समय को लोग सक्षम थे। ठीक है, ये क्या है, इसकी विशेषता क्या है? 50 मीटर लंबा है, 16 मीटर चौड़ा और 15 मीटर ऊंचा। ठीक है, इतना ये इसका डायमेंशन है हॉल का। ठीक है, इस सेंट्रल, ये बड़ा सा हॉल है, 15 बाई 16 बाई 15 का, ओ 15, ठीक, 50 बाई 16 बाई 15 का। ठीक है, और इसके ऊपर जो छत में क्या है, ईरानी शैली के गुंबद बना हुआ है। ईरानी शैली, अवध के नवाब क्या थे? ईरानी गुट के लोग थे ना, ईरानी अमीर। ठीक है, तो ईरानी शैली से प्रेरणा ली इन्होंने, और जो गुंबद बनाया सेंट्रल हॉल में, वो आपका ईरानी शैली का है। ठीक, इस हॉल की जो सबसे बड़ी विशेषता है, इसकी छत, ना तो उसमें स्तंभ है, ना ही लकड़ी या पत्थर या लोहे की बनी हुई बीम है। ठीक है, तब भी इतनी विशाल छत का निर्माण किस तरह संभव हुआ होगा, वो आप समझ सकते हैं। बिना स्तंभ की है और बिना किसी बीम की ये आ, आ, इस हाल का निर्माण किया गया। ठीक, छत जाने के लिए इसमें 84 सीढ़ियों का प्रयोग किया गया, और ये सीढ़ियां जिस रास्ते से जाती हैं वो आप जानते हैं, भूल भुलैया का नाम आपने सुना है, जिन मार्गों से गुजरती है उनके नेटवर्क को ही ये पूरा भूल भुलैया बोला जाता है। तो भूल भुलैया का हम अलग से अध्ययन कर लेते हैं। ठीक है, भूल भुलैया, भूल भुलैया मुख्य भवन। मुख्य भवन आपका क्या था? बड़ा इमामबाड़ा का हॉल। ठीक है, उसको सेंट्रल हॉल ही वर्ड यूज कर देते हैं, कंफ्यूजन नहीं रहेगा। सेंट्रल हॉल, हॉल से छत, छत जाने का जाने के मार्गों का नेटवर्क। ठीक है, और यहाँ घुसने के बाद हर व्यक्ति लगभग इसमें भ्रमित हो जाता है कि इसका वास्तविक रास्ता कौन है, इसीलिए इसका नाम भूल भुलैया है। ठीक है, 84 सीढ़ियों से आप ऊपर जा सकते हैं, और अंदर रास्तों की संख्या आपको पता कितनी है? रास्ते इसमें 1000 से प्लस है, और इसी कारण इसमें कंफ्यूज होना या भ्रमित होना कोई बड़ी बात नहीं। अगली संरचना है बावड़ी। बावड़ी, बावड़ी की क्या विशेषता है?
ये 5 मंजिला भवन है, ठीक है, और 5 मंजिला, ठीक है, 5 मंजिला भवन। दूसरी विशेषता क्या है, ये क्या है, शाही हम्माम। शाही हम्माम, हम्माम का मतलब जानते ना, या स्नानाघर, स्नान घर कह दिए। हमाम साबुन आता था ना, नहाने से संबंधित, ठीक है। बावड़ी आपकी जुड़ी हुई थी गोमती नदी से, गोमती नदी, ठीक है। 5 मंजिल थे, इसमें 3 मंजिलें इसकी डूबी रहा करती थी और ऊपर की 2 मंजिलें खुली रहती थी। पानी गोमती नदी के नीचे 3 मंजिलें पाई जाती थी, ठीक है। अगली महत्वपूर्ण संरचना है इनके आसफी मस्जिद, ठीक है। ये सब आपकी उसी में है, बड़े इमामबाड़े में। क्या है, इधर कर लेते हैं, आसफी मस्जिद, ठीक है, आसफी मस्जिद। इसकी कोई खास विशेषता नहीं, बस इतना है कि गैर मुस्लिमों का प्रवेश इसमें नहीं होता। बस इसके अलावा इसकी कोई विशेषता खास नहीं, गैर मुस्लिमों का प्रवेश निषेध। तो ये हो गया आपका बड़ा इमामबाड़ा। आगे चलते हैं, तो आसफुद्दौला की एक महत्वपूर्ण और संरचना और है, वो है आपकी रूमी दरवाजा, ठीक। रूमी दरवाजा, निर्माण इसका 1784 में ही शुरू हुआ, ठीक है, जैसे इमामबाड़ा हुआ उसी के साथ 1784 और 86 में कंप्लीट हो गया। किसके द्वारा, आशफुद्दौला, वही। यह भी उसी परियोजना का हिस्सा था, कौन सी, अकाल राहत परियोजना का, जिससे बड़ा इमामबाड़ा बना। अकाल से बचाने के लिए लोगों को रोजगार देना जरूरी था और उसी के तहत इसका निर्माण करवाया गया, अकाल राहत परियोजना। ठीक है, ऐसा माना जाता है कि अकाल राहत परियोजना के तहत दिन में जो बिल्डिंग बनती थी, रात में जबरदस्ती उसको गिरा दिया जाता था, ताकि अगले दिन के लिए फिर से निर्माण कार्य किया जा सके और लोगों की रोटी की व्यवस्था की, लोगों की रोटी और जीवन यापन की कुछ व्यवस्था हो सके, ठीक है। इस बिल्डिंग की खास बात है कि लखनऊ आर्किटेक्चर एक खास मुकाम पे पहुंचता है, जहां पहले ईरानी शैली डोमिनेट कर रही थी, अब आ गई आपकी इंडो इस्लामिक, ये ठीक है, इंडो इस्लामिक की बजाय नवाब और हिंदू कल्चर, नवाब प्लस हिंदू स्थापत्य, स्थापत्य शैली, ये विशेष शैली थी। इसी के बाद से जितनी भी बिल्डिंग बनेगी इसी के नाम से जानी, इसी को बोलते थे आपको अवध शैली, अवध स्थापत्य शैली, वास्तुकला शैली। या लखनऊ स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर भी इसे बोलते हैं, लखनऊ स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर। ये सब आपका, तो ये वास्तुकला की जो विशेष शैली, ये लखनऊ शैली या नवाबी शैली जिसकी बात करते हैं, तो असली में क्या थी, रूमी दरवाजा, यहाँ से शुरू होता है। और किफ़ायती उल्ला खां रूमी दरवाजा के वास्तुकार थे। क्या थे, किफ़ायती, किफ़ायती, वो कंजूस रहे होंगे, ठीक है, इसीलिए इनका नाम किफ़ायती, किफ़ायती उल्ला खां, उल्ला खां, ठीक, वास्तुकार थे। इस रूमी दरवाजा की जो प्रेरणा थी, वो मानी जाती है कि ये टर्किश गेट,
ठीक है। तुर्की, तुर्की का अब नाम बदल गया है, तुर्की हो गया, ठीक है। तो तुर्की गेट से प्रेरित थी, तुर्की गेट, वहां से इसको नकल किया गया था, ठीक है। साथ ही और क्या विशेषता इसकी, इसे लखनऊ का प्रवेश द्वार भी कहा जाता था। अब नहीं है क्योंकि अपने बीच में आ चुका है, उस समय किनारे रहा होगा। लखनऊ का प्रवेश द्वार, लखनऊ का प्रवेश द्वार। सामान्य विशेषताओं की हम चर्चा कर ही चुके, जो कुछ खास विशेषताएं वो हम बता रहे हैं। इसकी क्या है, 60 फीट ऊंचा दरवाजा था ये, कितना, 60 फीट। इसके अगल बगल भवन बने हुए थे, ठीक है, हवादार भवन बने हुए थे। और टॉप पे 8 मुख वाली छतरी, ये इसकी विशेषता थी, 8 मुख वाली छतरी, जिससे इसका जो लुक था वो बड़ा आकर्षक हो जाता था, ठीक है। लकड़ी लोहे का प्रयोग इसमें हुआ नहीं, तो ये पर्यावरण प्रेमी बिल्डिंग थी, ठीक है। इतनी विशेषताएं आपकी रोमी दरवाजा से संबंधित हो गई। गारे के लिए वही इस्तेमाल हुआ आपका, पहले चर्चा कर चुके हैं। ईंटों को, लखौरी ईंटें उसी तरह प्रयोग में लाई जा रहे थे, बार बार उस पर चर्चा करना जरूरी नहीं। ठीक, अब चलते हैं। इसके बाद एक संरचना जिस समय बनी 1780 के दशक में, वो थी इमामबाड़ा गुफरान मआब, ठीक है। इमाम बाड़ा गुफरान, गुफरान मआब, मआब। इसको थोड़ा लिखने से, इंग्लिश में इसको इस तरह लिखेंगे, MAAB। 1790 में ये बिल्डिंग बनती है, ठीक है। और इसका, इस बनवाने का जो उद्देश्य रहता है इसका, ठीक है, वो रहता है आपको मुहर्रम का आयोजन। मुहर्रम जानते हैं, मुहर्रम का आयोजन, ठीक। मुहर्रम सिया लोग मनाते हैं, मुस्लिमों की जो कई शाखाएं हैं उनमें एक है सिया। और इनके इमाम हुसैन अली की हत्या जब होती है या शहादत मिलती है युद्ध में सुन्नियों के खिलाफ, तो उसका शोक प्रकट करने के ये लोग मुहर्रम मनाते हैं, ठीक है। और मुहर्रम के आयोजन के लिए जिस स्थल को बनाया गया उसका उस समय नाम था, वो था इमामबाड़ा गुफरान मआब। आगे कई ऐसी संरचनाएं लखनऊ के नवाब बनवाते हैं जहाँ पर मुहर्रम का आयोजन होता है और करबला की त्रासदी पर ये लोग शोक प्रकट करते हैं, मातम मनाते हैं, ठीक है। इसे बनवाया किसने था, इसे नवाबों ने नहीं बनवाया था, क्योंकि नवाबों के समय की संरचना, इसलिए इसमें मेंशन कर दिया। अगर आप नहीं भी करते तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये है आपके सिया धर्म गुरु आयातुल्ला, आयातुल्ला, ठीक है, सैयद दिलदार। आप आयातुल्ला ही लिख देंगे तब भी काम चल जाएगा। सैयद, ठीक है, सैयद दिलदार नसीराबादी, ठीक है, दिलदार अली, और बड़ा लंबा नाम है, ठीक है, नसीराबादी। और एक नाम इनका और है गुफरान, इसी वजह से गुफरान माँ आप बोलते हैं, ठीक है। इन्हीं का क्या नाम है, गुफरान, ठीक। इस वंशज के लोग पीढ़ी दर पीढ़ी इसकी देखरेख भी करते हैं, संरक्षित करते हैं। और मुहर्रम का आयोजन, मुहर्रम के आयोजन से 10 दिन पहले मजलिस का जो आयोजन होता है वो यहाँ होता रहता है, 10 दिन पहले, ठीक है। आगे देखते हैं महत्वपूर्ण संरचना, लाल बारादरी, लाल बारादरी,
गोमती नदी के किनारे एक लाल रंग की विशाल बिल्डिंग है, लाल बारादरी, ठीक है। और इसे सुल्तानों के महल के रूप में जाना जाता है, ठीक है। क्या कहते हैं इसको? कसर उल सुल्तान। कसर नहीं भी याद रहते तो आप सुल्तानों के महल के रूप में लिख दीजिए, कसर उल सुल्तान या सुल्तानों का महल। निर्माण किसने करवाया था? सादत अली खान। सादत अली खान। यहीं पे नवाब अपना दरबार चलाता था, ठीक है। नवाब का दरबार क्या था? लाल बारादरी। नवाब का दरबार, ठीक है। लखौरी ईंटों का प्रयोग यहाँ भी होता है, चर्चा आपसे करें। और सुर्ख लाल रंग से इसकी पुताई हुई है, इसीलिए इसका नाम लाल बारादरी है, ठीक है। इस भवन के, इस पूरे भवन के नीचे तहखाने बनाए गए हैं, ठीक है। तहखाने जो है इनकी विशेष संरचना थी, और ये प्रत्येक महत्वपूर्ण भवन में इसका निर्माण किया जाता था। तहखाने इसके विशेष हैं, इसलिए हम तहखानों पर चर्चा करें। तहखाने, ठीक। पूरे भवन के नीचे तहखाने बने हुए हैं, और उनमें जो जालियां लगी हैं, तहखानों जालियां, वो बहुत ही सुंदर है, आकर्षक है, ठीक है। संरचना की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, इसलिए इस विशेषता को आपको ध्यान में रखना जरूरी है। अब चलते हैं अगली महत्वपूर्ण वास्तुकला संरचना पर, वो है आपकी छतर मंजिल। छतरी से बना हुआ है, इसलिए इसका नाम है क्या? छतर मंजिल। ठीक है। निर्माण इसका शुरू करवाया था किसी ने? पूरा किसी ने किया है। निर्माण शुरू किसने किया? नवाब गाजी उद्दीन हैदर ने। गाजी उद दीन हैदर। लेकिन पूरा होने से पहले इनकी मृत्यु हो गई, तो पूर्ण किसके समय में हुआ? ठीक है, नसीर उद्दीन हैदर। नसीर उद्दीन हैदर। ये 2 मंजिला इमारत है, और इसके ऊपर एक बहुत ही भव्य विशाल छातानुमा गुंबद है सुनहरे रंग का। साथ ही उसके आसपास बहुत सारी छतरियां थी, अब नहीं है, और इन सबको मिलाकर ही इसका नाम छतर मंजिल था, छतरियों की वजह से। क्या था? 2 मंजिला भवन। 2 मंजिला भवन था। दो मंजिला भवन। इसके शीर्ष पर क्या था? विशाल छातानुमा गुंबद। छातानुमा सुनहरा गुंबद, ठीक है। दूर से ये दिखता है, बहुत विशाल है। विशाल छातानुमा सुनहरा गुंबद, ठीक है। साथ ही इसके आसपास कितने क्या छतरियां, बहुत सी छतरियां बनाई गई थी, छोटी छोटी। ये तो विशाल था, ये छोटी थी, छोटी छतरियां, ठीक है। और इसी के लिए इसको छतर मंजिल भी कहते हैं। इंडो यूरोपियन, हाँ, यहाँ एक खास विशेषता और आ जाती है। अभी आपको इंडो नवाबी विशेषता थी अभी तक जितने भी भवन थे, कहाँ से? रूमी दरवाजा के बाद से, ठीक है। बड़ा इमामबाड़ा नहीं, रूमी दरवाजा से हम क्या देखते हैं? इंडो नवाबी या
नवाब वास्तुकला या अवधि वास्तुकला या लखनऊ आर्किटेक्चर, ठीक है। अब इसमें एक चीज और जुड़ गई, यूरोपीय। अंग्रेज अब प्रभावी हो रहे थे, अभी तक तो केवल रह रहे थे, अब वो बिल्डिंग निर्माण में भी रुचि दिखा रहे थे, हस्तक्षेप कर रहे थे, जो भी हो। क्या हुआ, इंडो, इंडो मतलब हिंदू शैली प्लस नवाबी, इंडो प्लस नवाब प्लस क्या, यूरोपियन, इनका समन्वय हो गया बिल्डिंग में। किसी से, छतर मंजिल से शैली, ठीक है। तो ये हो गया आपकी छतर मंजिल की विशेषता। गाजीउद्दीन हैदर ने शुरू कराया, नसीरुद्दीन हैदर ने इसे पूरा किया। 2 मंजिला भवन है आपका, ठीक है। शीर्ष पर आपके विशाल छातानुमा सुनहरा गुंबद है और उसके आसपास छोटी छतरियां थी, अब नष्ट हो चुकी हैं, पर पहले थी, इसकी चर्चा है, ठीक है। ये इसकी विशेषता हो गई। और इंडो, नवाब और यूरोपियन स्थापत्य शैली का समन्वय इसमें दिख जाता है, ठीक है। बड़ा इमाम बाड़ा की चर्चा की, तो अब छोटा इमाम बाड़ा की चर्चा होनी चाहिए, ठीक है। छोटे भाई की चर्चा कर ले, क्या है, छोटा इमाम बाड़ा, छोटा इमाम बाड़ा। 1837 में से बनाया गया। किसने बनवाया, नवाब मोहम्मद अली शाह ने, मोहम्मद अली शाह, ठीक है। इसका एक नाम और मिलता है, हुसैनाबाद इमाम बाड़ा, ठीक है, हुसैनाबाद। इसमें क्या है, एक छोटा सुनहरा बड़ा गुंबद है वो, ठीक है, छोटा नहीं है। इसके शीर्ष पर, ठीक है, भवन के शीर्ष पर गुंबद इसका आकर्षक है, दर्शनीय है, ठीक है। ये इमामबाड़े की जो खास बात है वो इसका गुंबद ही है, भवन के शीर्ष पर बड़ा सुनहरा गुंबद, ठीक है। ठीक है, एक संरचना और है इस इमामबाड़े में, सतखंड बोलते हैं इसको, ठीक है। सतखंड एक क्या था, ऐसा माना जाता था कि इसकी संरचना बननी शुरू हुई थी और उसी समय इसकी मोहम्मद अली शाह की मृत्यु हो जाती है, ठीक है। तो ये उतना ही अधूरा पड़ा है। सतखंड नाम क्या है, घंटा घर है, अधूरा, अधूरा घंटा घर, और इसे आगे बनाया भी नहीं गया, ठीक है। मोहम्मद अली शाह की जैसी मौत होती है वैसे इसे रोक दिया जाता है, ठीक। आगे चलते हैं। आगे देखते हैं। अब नवाब वाजिद अली का शाह का टाइम आ जाता है। अंतिम नवाब था, आर्ट एंड कल्चर की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। राजनीतिक दृष्टिकोण से इस व्यक्ति का कोई योगदान नहीं है, बल्कि नवाबों के राजनीतिक पतन की शुरुआत तो बहुत पहले ही हो गई थी और इसके समय पटाक्षेप भी हो जाता है इनकी राजनीति का, ठीक है। हाँ, लेकिन एक जो इस सबसे खास बात थी इस बंदे की, वो थी कला और संस्कृति के क्षेत्र में नए नए मानकों की स्थापना करना। लखनऊ घराना आपने संगीत में पढ़ा, ठीक है, लखनऊ घराना इसी के समय स्थापित होता है, संगीत नृत्य नाट्य का, कला का, ठीक है। कथक उत्तर प्रदेश का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य है और इसका आविर्भाव नवाब वाजिद अली शाह के टाइम ही होता है। ठुमरी, ठीक है, ठुमरी, लखनऊ की ठुमरी अपने आप में विशिष्ट है। इसका भी समावेश या प्रवेश या विकास लखनऊ घराने के अंतर्गत नवाब वाजिद अली शाह के टाइम ही होता है। तो आप देखेंगे कि इस व्यक्ति ने के समय कला और संस्कृति के क्षेत्र में योगदान इस व्यक्ति ने काफी अर्जित किया इस क्षेत्र में विकास, ठीक है। एक, हाँ,
तो आगे देखते हैं, स्थापत्य के क्षेत्र में भी व्यक्ति काफी बढ़ा चढ़ा हुआ था। और इस समय की इसकी महत्वपूर्ण संरचना है आपकी सिकंदर बाग। लखनऊ में आप जो सुनते हैं सिकंदर बाग, सहारा माल के पास पास वाला एरिया, सिकंदर बाग, ये आपकी नवाब वाजिद अली के द्वारा बनाई संरचना है, वाजिद अली शाह। ये एक ऐतिहासिक हवेली है, ठीक है, ऐतिहासिक है सिकंदराबाद की ऐतिहासिक हवेली। किसमें है? 5 एकड़ का एक बाग है, विशाल बाग है, गोमती नदी के किनारे 5 एकड़ के बाग पे इसकी इस हवेली की स्थापना की गई थी। ठीक, पहले इसमें 3 द्वार थे, ठीक है, 2 और 18 शतकों के विद्रोह के समय अंग्रेजों ने दो द्वार इसके गिरा दिए, बंद कर दिए। एक द्वार अभी भी बचा है जो अपनी नक्काशी के लिए फेमस है और नवाबों के राजकीय चिन्ह या जो भारत उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह बनता है उसका स्रोत मछली। ठीक है, स्रोत क्या है? स्रोत तो आपको बताया कि जब अवध की स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापना होती है उसी समय मछली राजकीय चिन्ह में आ जाती है। ठीक है, तो जो द्वार वहाँ पाया गया है वहाँ पर मछली का बहुत खूबसूरत अंकन दिखता है, बहुत खूबसूरत तरीके से इसे उकेरा गया है। ठीक है, यही इसकी विशेषता है। ठीक है, इसके द्वार विशेषता थे, उसमें कितने हैं? 3 द्वार, जिसमें एक अभी आपका बचा हुआ है तो 2 नष्ट हैं। ठीक, एक और विशेषता है, NBRI आपका इसी में स्थित है। NBRI नेशनल बॉटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट आपका कहाँ स्थित है? सिकंदर बाग में ही। ठीक है, अगली जो महत्वपूर्ण संरचना है इनकी वाजिद अली की, वो है आपकी सफेद बारादरी। लखनऊ के नवाबों की खास विशेषता रही, बारादरी का निर्माण ये लोग करते रहे, कभी लाल बारादरी तो कभी सफेद बारादरी। और बारादरी का तात्पर्य था 12 दरवाजे से, ऐसा भवन जिसमें 12 दरवाजे बने हों वो बारादरी थे। ठीक है, तो सफेद बारादरी भी उद्देश्य था इसका मुहर्रम के आयोजन के लिए। ठीक है, ये शोक या मातम, ठीक है, आजादारी, मातम के लिए आजादारी वर्ड भी ये लोग यूज करते हैं। ठीक है, उसके लिए बनाया गया था शोक स्थल के रूप में। किसने बनवाया? वाजिद अली ने, वाजिद अली शाह। दूसरा, और कौन सी विशेषता है इसकी? शोक भवन के रूप में स्थापना। किसका? वही है करबला की शहादत थी, किसकी? हुसैन अली की। सिया इसे मनाते हैं शोक सभा उसके रूप में, और शोक भवन शोक सभा को मनाने के स्थल के रूप में इसका चयन किया गया था। लेकिन अब उल्टा, जस्ट इसका उल्टा होने लगा। इसमें उल्लास और उत्साह, उल्लास और समारोह आयोजित होने लगे हैं इस समय, जो उद्देश्य था उससे अलग आयोजन होने लगे। ठीक है, अब ये उल्लास का केंद्र है, उत्सवों का केंद्र है। बहुत सारी फिल्मों का यहाँ बहुत सारी फिल्मों की शूटिंग होती रहती है। ठीक है, ये इतना सुंदर बना हुआ है कि लोगों को सहज रूप से आकर्षित करता है। ठीक है, इसकी कुछ विशेषताएं देख लेते हैं। सफेद संगमरमर का प्रयोग, ठीक है, पहली संरचनाओं में कम दिखता है, इसमें दिखा सफेद संगमरमर। एक मिनट, संगमरमर, ठीक है, दूसरा अन्य विशेषताएं क्या है? बाग, ठीक है, मुगलों से इन्होंने उधार लिया था। फव्वारे, ठीक है, कोनों पर आपको मीनारें भी मिलती हैं। ठीक है, ये सारी इनकी विशेषताएं। एक खास विशेषता इसमें वो जुड़वा स्तंभों वाली खिड़कियां। ठीक है, जैसे 2 स्तंभ बने, ये स्तंभ है, यहाँ खिड़कियां, इन स्तंभ, ये काफी महत्वपूर्ण संरचना है, काफी सुंदर लगता है इससे।
क्या है? जुड़वा स्तंभों वाली खिड़कियां, खिड़कियों के खटकने से खड़कता है, खड़क से क्या है, कुछ ऐसा है ना। जुड़वा स्तंभों वाली खिड़कियां, मीनारें हो गई आपकी कोनों पे, ठीक है, भवन के कोने पे मीनारें बनी होती थी। इन मीनारों की भी एक विशेषता है, अष्टकोणीय है, ठीक है। अन्य कोई महत्वपूर्ण चीज छूट तो नहीं रहा, ठीक है। सफेद बारादरी, ठीक है, वाजिद अली शाह के द्वारा निर्मित है, शोक भवन के रूप में, मुहर्रम, ठीक है। और अब ये क्या है, समारोह यहाँ आयोजित होते हैं, फिल्मों की शूटिंग होती है, सफेद संगमरमर का प्रयोग यहाँ दिखता है, ठीक है। बाग, फव्वारे, मीनारें अष्टकोणीय और जुड़वा स्तंभों वाली खिड़कियां, ठीक है। ये काफी सुंदर संरचनाएं हैं इसमें, सुंदर और आकर्षक संरचना है। तो आपने देखा नवाबों के अधीन लखनऊ की वास्तुकला, इससे आपका 200 वर्ड या 125 वर्ड कोई भी क्वेश्चन बना सकता है, ये आयोग के ऊपर है। आप इसका आंसर देने के लिए पर्याप्त रॉ मटेरियल इकट्ठा कर चुके हैं, और जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि इससे जुड़े कोई भी सवाल आपसे बिना हल हुए जा नहीं सकता, ठीक है। चलिए, थैंक यू, आगे मिलते हैं।